हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार पुनः आज की इस नई क्लास में भरपूर स्वागत है। आज के क्लास के माध्यम से हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी में ही। इससे पहले जो भी सारी हमारे क्लासेस चल रही थी उसी में आज हम अपनी क्लास को पुनः आगे की ओर अग्रसर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास आप लोग देख लीजिएगा एंड उसके बाद आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास में जो भी सारा सिस्टम हमारा चल रहा था, यानी भारतीय संविधान का हम लोग बड़े ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर रहे थे और संविधान का भरपूर आनंद भी ले रहे थे। ठीक है, तो उसी संविधान को आज हम पुनः आगे की ओर फिर से बढ़ाएंगे और इसमें आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हमारी यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में, यानी जो भी सारी चर्चाएं हमारी चल रही थी इसके अंतर्गत, यानी हम जो बात कर रहे थे वो भाग 5 की बात कर रहे थे। ठीक है, और भाग 5 के माध्यम से हम संघ का अध्ययन कर रहे थे और इसी संघ में हम लोग कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे थे इस संघ में और इसके माध्यम से हम लोगों ने कई सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको बड़े ही बेहतरीन ढंग से अध्ययन किया और उनको समझा भी। ठीक है, बड़े ही बेहतरीन तरीके से मेरी क्लास के माध्यम से। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 80 की, यानी अनुच्छेद 80 एंड 81। इन दो अनुच्छेदों का जिक्र आज हम इस क्लास में इतने बेहतरीन ढंग से करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न यहां से बनता है तो हमारा वो प्रश्न हमसे जाना नहीं चाहिए। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने अनुच्छेद 79 तक की बात की थी जिसमें हम लोगों ने संसद तक का अध्ययन किया था, यानी पार्लियामेंट का अध्ययन किया था। और उसी संसद में देखते हैं, इसी में थोड़ा सा रिवीजन मोड में लेते हैं, यानी इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने जो जिक्र किया था वो जिक्र किया था अनुच्छेद 79 की, यानी इसके माध्यम से भारतीय संविधान के जो भी हमारे निर्माता थे उन्होंने क्या किया कि भारतीय संविधान में ये प्रावधान कर दिया कि भारत देश के अंतर्गत एक हमारी क्या होगी, संसदीय व्यवस्था का गठन किया जाएगा, जिसको हम ब्रिटेन के संविधान से इसको हम भारतीय संविधान में इंगित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, अनुच्छेद 79 के माध्यम से संसद की बात की गई थी, केवल और केवल संसद की बात की गई है। अभी इसमें हम ना ही लोकसभा का अध्ययन कर रहे हैं और ना ही राज्यसभा का। ठीक है, तो ये 79 तक का जिक्र हम लोगों ने किया था और इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने अध्ययन भी किया। तो इसी कारणवश मेरी फिर से रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा एंड उसके बाद आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आनंद लेते हैं इस भारतीय संविधान का और देखते हैं इस 79 के पश्चात में 80 में क्या प्रावधान है एंड 81 में क्या प्रावधान है। ठीक है, देखते हैं, इसी में आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को, यानी अनुच्छेद 80 इसके माध्यम से संसद जो थी हमारी कितने में, 79 में, एंड इस संसद में दो हमारे कमरे बनाए गए या दो हाउस बनाए गए जिसको हम लोग लोकसभा बोलते हैं। एक को हमने नाम दिया लोकसभा एंड दूसरे का हम लोगों ने नाम दिया राज्यसभा। ठीक है, इसी लोकसभा का जो प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत वो हमारा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 81 में, सॉरी 81 में। ठीक है, और इस राज्यसभा का जो प्रावधान किया हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने, उन्होंने इसका जिक्र किया अनुच्छेद 80 में। ठीक है,
तो इसी दोनों अनुच्छेदों की बात आज हम इस क्लास में इतने बेहतरीन ढंग से करेंगे कि यार हमारा किसी भी प्रकार का अगर कोई भी प्रश्न बनाया जाता है, चाहे वो लोकसभा से रिलेटेड हो या राज्यसभा से रिलेटेड हो, तो वो क्वेश्चन हमारा क्या नहीं होना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। फिलहाल में काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो जाते हैं ये हमारे पढ़ने के दृष्टिकोण से और जानने के दृष्टिकोण से। ठीक है, देखते हैं इसी में थोड़ा सा हम लोग कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में आसानी पूर्वक ये सारे जो भी सारा सिस्टम है दोनों ही सभाओं से रिलेटेड वो माइंड में सेट हो जाना है। तो कंपैरिजन करते चलिएगा कि क्या क्या माहौल दोनों में दिया गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम बात करते हैं एक तरफ लोकसभा की और एक तरफ राज्यसभा की। ठीक है, इसी में देखते हैं हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। देखते चलिएगा इसी में एक तरफ डालते हैं अनुच्छेद 80, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 80 एंड एक तरफ डालते हैं अनुच्छेद 81 यानी एक तरफ हम लोग बात करेंगे राज्यसभा की एंड एक तरफ बात करेंगे लोकसभा की। ठीक है, देखते चलिएगा इसी में सर्वप्रथम अगर हम लोग बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में सर्वप्रथम 245 सदस्य होते हैं, 245 सदस्य होते हैं और लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। ठीक है, देखते चलना है जिसमें से 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं यानी निर्वाचित सदस्य होते हैं, बाकी बचे 12 जो सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति महोदय मनोनयन के माध्यम से यहाँ इस राज्यसभा में उनको क्या करते हैं, बैठाते हैं या मनोनीत करते हैं। और ये जो 12 सदस्य होते हैं ये अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। जैसे कला के क्षेत्र से रिलेटेड जो भी हमारे व्यक्ति को मनोनीत करेंगे राष्ट्रपति, वो अपने क्षेत्र का धुरंधर होगा, अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा। विज्ञान से रिलेटेड वो अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा, खेल से रिलेटेड वो भी अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा। तो इस प्रकार से कला, साहित्य, खेल, इस प्रकार के जितने भी हमारे महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं उन सारे क्षेत्रों से रिलेटेड 12 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। इसी प्रकार से दोनों को ऐड करके ये हमारे कुल मिलाकर के 245 सदस्य राज्यसभा में पहुंचते हैं मंत्री के रूप में या सांसद के रूप में। ठीक है, और इस 545 सदस्यों में क्या होता है, इस 545 सदस्यों में 543 सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं यानी उनको वोटिंग के माध्यम से लोकसभा में भेजा जाता है, जो कि जनता की समस्याओं को लेकर के जो भी हमारे सांसद होते हैं वो लोकसभा में अपनी बातों को रखते हैं। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में बाकी जो 2 सदस्य होते हैं ये एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियन क्या होता है, इससे पहले वाली क्लास में जब हम लोगों ने नागरिकता का अध्ययन किया था तो वहां पे मैंने एंग्लो इंडियन बताया कि एंग्लो इंडियन हमारे कौन होते हैं। तो 543 सदस्य ये हमारे होते हैं निर्वाचित सदस्य एंड 2 सदस्य हमारे होते हैं एंग्लो इंडियन। तो ये कुल मिलाकर के 545 सदस्यों की सीट हमारे बन जाती है लोकसभा में। ठीक है, तो इन दोनों में याद रखिएगा। ठीक है, इसी के पश्चात में राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, एंड राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली है। कैसे कंफ्यूजन ये क्रिएट होगी कि अगर बोलता है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो उसको हम अनंत बोलेंगे अर्थात अस्थायी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यार राज्यसभा जो हमारी होती है ये कभी भी भंग नहीं होती है। और इसी में अगर एक पॉइंट ये बोल दिया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो वो होता है 6 वर्ष के लिए। ठीक है, और राज्यसभा का कार्यकाल यानी जो सदन है
उसका कार्यकाल तो वो होता है अनंत अर्थात इनफाइनाइट, ये कभी भी भंग नहीं होता है। ठीक है, और इसी में ये 5 वर्ष का होता है लोकसभा में, इसमें एक ही बार वोटिंग होती है, एक ही बार सदस्य चुन करके आते हैं और एक ही बार में पूरा का पूरा सदन क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। यहाँ पे ये जो 6 वर्ष में सदस्यों का चयन होता है, ये प्रति 2 वर्ष में लोकसभा का चुनाव होता है। प्रति 2 वर्ष में, प्रति 2 वर्ष में 1/3 यानी 1/3 सदस्यों का चुनाव हमारे हर 2 साल में होता रहता है। इसी कारणवश इसको हम स्थायी सदस्य बोलते हैं, यानी यह एक प्रकार का स्थायी सदन होता है, ये कभी भी खाली नहीं होता है। एक एग्जांपल देखते चलिएगा, जैसे जैसे ये हमारा क्या हुआ, संसद हो गई, क्या हुआ, संसद हो गई। इसमें एक तरफ हम लोगों ने बात की लोकसभा की, एक तरफ अध्ययन किया लोकसभा का, एंड दूसरी तरफ हम जिक्र करते हैं इसी में राज्यसभा का। ठीक है, राज्यसभा में 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रति 2 वर्ष में होता है। तो राज्यसभा को हम लोग 3 खंडों में बांटते हैं, 3 खंडों में। इसमें क्या होता है कि 1/3 सदस्यों का चुनाव, यानी इन 3 खंडों में से एक खंड का चुनाव प्रति 2 वर्ष में होता है। ये तथ्य समझना काफी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि 1/3 सदस्यों का चुनाव इसमें भी, यानी इन 3 खंडों में से एक खंड का चुनाव, यानी इसका चुनाव, बाकी ये सीटें भरी रहेंगी एक समय में। ठीक है, तो इसका चुनाव प्रति 2 वर्ष में। उसके पश्चात में जब इसमें चुनाव हो जाएगा तो 2 साल बाद फिर से यहाँ पे 1/3 सदस्यों का चुनाव, यानी इन तीनों में से एक खंड का चुनाव पुनः होगा। फॉर एग्जाम्पल, यानी ये पहले खंड का चुनाव 2020 में होता है। याद रखिएगा, पहले खंड का चुनाव यानी पहले 1/3 सदस्यों का चुनाव 2020 में हुआ। उसके पश्चात में पुनः 2 साल बाद फिर से चुनाव होगा, तो 2022 में, कब, ये पुनः 1/3 सदस्यों का चुनाव 2022 में होगा। ठीक है, एंड उसके पश्चात में पुनः 2 वर्ष बाद, तो 2024 में पुनः चुनाव होगा। इस प्रकार से ये लोकसभा की सीटों को रिक्त करने का या लोकसभा में निर्वाचित होने का ये फंडा है हमारा। ठीक है, और इसी में ये 2-2 साल का तो हो गया। इसके पश्चात में जब आगे पुनः चुनाव होगा 2 साल में, तो पुनः हम यहाँ पे आएंगे। कहाँ पे आएंगे, 2020 वाले सदस्यों को जो हमने रखा था 1/3 में, तो यहाँ पे जो सदस्यों का चुनाव होगा वो पुनः 2026 में होगा। यहाँ की सीटें खाली होंगी तो ये देखते हैं कि पूरा का पूरा कार्यकाल 6 वर्ष का बन जाता है हमारा, यानी 6 वर्ष के अंदर हमारा या इसी के पश्चात में चुनाव होता है। ठीक है, इसी के पश्चात में 2026 में हुआ, 2026 के पश्चात में 2028 में होगा 1/3 का, तो ये भी 6 वर्ष का बन गया। ठीक है, एंड 2028 के पश्चात में 2030 में होगा, ये भी हमारा 6 वर्ष का कार्यकाल बन जाता है। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रति 2 वर्ष में होता रहता है। इस कारणवश इसको हम स्थायी सदस्य के नाम से जानते हैं। एक प्रकार से बोले तो ये कभी भंग नहीं होता है, और ये जो लोकसभा होती है इसमें एक ही बार में चुनाव हो जाता है। सारे 545 सदस्यों का एक ही बार में चुनाव होता है और एक ही बार में इसमें सदस्य चुन करके आ जाते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है हमारा प्रति 2 वर्ष में, और इसमें एक ही बार में हो जाता है। ठीक है, इसको हमने याद रखना है। इसको स्थायी सदन बोलते हैं क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता, हमेशा सदस्य बने रहते हैं। ठीक है, और ये हमारा अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन होता है। अस्थायी से तात्पर्य यही है कि इसको हम बीच में भी भंग कर सकते हैं, अर्थात चुनाव से पहले भी
लोकसभा हमारी भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा हमारी भंग नहीं हो सकती। भंग होने से क्या तात्पर्य है? भंग होने से तात्पर्य यह है कि मानते हैं जैसे कि वर्तमान में हमारी बीजेपी की सरकार है, ठीक है, बीजेपी की सरकार में यानी इसमें लोकसभा में बहुमत बनाने के लिए या अपनी सरकार को बनाने के लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है। क्या क्राइटेरिया? क्या क्राइटेरिया रखा गया कि कम से कम 273 सीटें जिस भी पार्टी के पास है लोकसभा में उसी की सरकार हमारे बनेगी और उसी की पार्टी के आधार पे प्रधानमंत्री हमारा क्या होगा? चुना जाएगा, ठीक है। तो 273 सीटों का क्राइटेरिया इस लोकसभा में रखा गया और भंग होने से तात्पर्य यह है कि बीजेपी के जो भी हमारे मंत्री हैं या सांसद हैं, मानते हैं कि 273 में से कम 50 सांसदों के द्वारा ये बोल दिया गया कि हमको बीजेपी की पार्टी पसंद नहीं है, हम दूसरे पार्टी में जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से या इस परिस्थिति में बीजेपी के पास में जो 273 सीटों का क्राइटेरिया था वो तो कम हो गया। अब 273 सीटें नहीं तो लोकसभा में बीजेपी की बहुमत नहीं और बीजेपी की बहुमत नहीं तो सरकार वहीं पे क्या होगी? गिर जाएगी। वहां पे जो प्रधानमंत्री होगा वो भी गिर जाएगा, उसकी सरकार नहीं रहेगी। इस कंडीशन में राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं कि उस पार्टी का जो भी मुखिया होता है उनसे बोलते हैं कि आप अपना बहुमत लोकसभा में सिद्ध कीजिए, अर्थात 273 का क्राइटेरिया आप कंप्लीट कीजिए, अन्यथा हम 5 वर्ष के पहले भी लोकसभा का चुनाव इसी बीच में करा देंगे, ठीक है, क्योंकि क्राइटेरिया आपका कंप्लीट नहीं है। तो यही बोलता है अस्थायी से तात्पर्य हमारा यही है कि इसको राष्ट्रपति महोदय बीच में भी क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं, वो भी किसकी सहायता से? मंत्रिपरिषद की सहायता से, ठीक है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 85 के माध्यम से दिया गया है। आगे जब आर्टिकल 85 का जिक्र करेंगे तो वहां पे बड़े ही बेहतरीन ढंग से लोकसभा का विघटन देखेंगे, ठीक है। तो आई होप यार ये दोनों कंडीशनें हमको समझ में आई होंगी। एंड इसी के पश्चात में राज्यसभा में जो हमारे सदस्यों का चुनाव होता है 1/3, इसमें जो सदस्य चुन करके आते हैं यानी इनके निर्वाचन में भाग कौन लेता है? तो इनके निर्वाचन में भाग जो हमारा लेता है वो हमारे पर्सनली व्यक्ति भाग नहीं लेते हैं, यानी मानते हैं हम जैसे कि एक प्रकार से बोले कि मुझे राज्यसभा का सदस्य बनना है, मुझे क्या बनना है? राज्यसभा का सदस्य बनना है। तो मैं राज्यसभा का सदस्य कैसे बन सकता हूं? मुझे कौन वोटिंग करेगा या मुझे कौन सपोर्ट करेगा कि मैं राज्यसभा का सदस्य बन जाऊं या मैं राज्यसभा में अपनी सदस्यता को पा सकता हूं? तो इस कंडीशन में ये बोला गया कि अगर किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य अगर बनना है तो उसे जनता से वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है, उसे विधायकों से वोट मांगने की आवश्यकता है। एक प्रकार से अगर बोले तो लोकसभा का चुनाव लड़ना एक प्रकार से आसान हो सकता है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव लड़ना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भरपूर सपोर्ट की आवश्यकता होती है, इसमें आपको जनता वोटिंग नहीं करेगी, इसमें आपको विधायक सारे वोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमें राज्यसभा में जाना है तो ये तो केंद्र की बात है, ठीक है, तो हमको सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पकड़ बनाने की आवश्यकता है। अगर हमको सारे राज्यों से मुख्यमंत्रियों से पकड़ हमारी बन गई तो हमको मुख्यमंत्री सपोर्ट करेगा, और मुख्यमंत्री कब बनता है? जब उसके फेवर में विधायक वगैरह हमारे होते हैं। मानते हैं कि जैसे कि यार हमको यूपी का, जैसे यूपी के मुख्यमंत्री हमारे कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, तो हमको अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो हमको योगी आदित्यनाथ जी से पकड़ बनाने की भरपूर आवश्यकता है, क्योंकि इनके जो विधायक होंगे जो इनको सपोर्ट कर रहे होंगे उनके सपोर्ट के द्वारा हमको सपोर्ट मिलेगा, अर्थात हम जाकर के हाथ जोड़ेंगे तो किसका हाथ जोड़ेंगे? हम उनके विधायकों का हाथ जोड़ेंगे और योगी आदित्यनाथ जी का हाथ जोड़ेंगे।
कि आप अपने विधायकों से बोलिए कि वो हमको क्या करें, वोटिंग करें, जिससे कि हम राज्यसभा की सदस्यता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से यही बोल सकते हैं कि अगर राज्यसभा में आपको सदस्यता चाहिए तो हमको जनता से वोट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। हमको वोटिंग अगर करेगा कोई तो वो जनता द्वारा चुने गए जो भी प्रतिनिधि हैं, अर्थात जो विधायक वगैरह हैं, वो विधायक हमको वोट करेंगे, तभी हम राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन वोट करेगा, इसमें विधायकों के द्वारा, यानी राज्यसभा में सदस्यता चाहिए तो विधायक वोट करेंगे, और अगर लोकसभा में हमको जाना है तो लोकसभा में जो चुनाव की सदस्यता होगी, लोकसभा में जनता वोटिंग करती है, यानी जनता के द्वारा अगर हमको लोकसभा में जाना है तो फिर हमको जनता से वोट मांगने की जरूरत होती है। इस प्रकार से हम लोकसभा की सदस्यता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जनता वोटिंग करती है, इसी कारणवश इस सदन को हम प्रत्यक्ष सदन के नाम से जानते हैं, यानी जिसमें जनता सीधे तौर पे वोट करती है, इसको हम प्रत्यक्ष सदन बोलते हैं, और इसको हम अप्रत्यक्ष सदन के नाम से जानते हैं। अप्रत्यक्ष बोले तो जिसमें जनता सीधे तौर पे वोटिंग नहीं करती, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पे वोटिंग की जाती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है। इसी के पश्चात में थोड़ी सी बात और करते हैं, इसी में आगे और बात करते हैं हम। ठीक है, जैसे बातों को पकड़ते हुए चलना और कंपैरिजन करते हुए चलना, सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर होती चली जाएंगी। अनुच्छेद 80 एंड अनुच्छेद 81। ठीक है, देखते हैं इसी में, इसमें क्या बोला गया कि अगर राज्यसभा में हमको जाना है तो आयु हमारी, यानी राज्यसभा में अगर हमको जाना है तो हमारी जो कम से कम आयु होनी चाहिए वो आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। अगर हम 30 साल के हैं तो हम राज्यसभा में अपनी सदस्यता को पा सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हमको लोकसभा में जाना है तो लोकसभा में जाने के लिए कम से कम आयु हमारी 25 वर्ष की होनी चाहिए। कितने वर्ष की, 25 वर्ष की। और मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री बने वो लोकसभा से ही बनते हैं। ठीक है, फिलहाल में वैसे भी अगर बोलना चाहें तो जितने भी हमारे प्रधानमंत्री या जो सरकार बनती है, सरकार हमारी लोकसभा से ही बनती है। इंडिया के अंतर्गत अगर किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो वो लोकसभा में अपनी बहुमत को सिद्ध करेगा। राज्यसभा में अगर उसके पास बहुमत है भी तो उस पार्टी की सरकार हमारे नहीं बनेगी, क्योंकि क्राइटेरिया यहाँ पे ये दे दिया गया कि अगर किसी भी पार्टी, यार हम लोगों ने बात की कि अनुच्छेद 80 में, यानी बोले तो राज्यसभा में आयु जो होनी चाहिए वो 30 वर्ष की होनी चाहिए जाने के लिए। ठीक है, और इसमें 25 वर्ष, इस 30 वर्ष को यानी इसको 30 वर्ष बोला गया, इसी कारणवश इसको हम बूढ़ों के सदन के नाम से जानते हैं, यानी इसको हम बूढ़ों के सदन के नाम से जानते हैं। और इसमें जाने का जो क्राइटेरिया है वो हमारा 25 वर्ष है, इस कारणवश इसको हम युवाओं के सदन के नाम से जानते हैं, युवाओं के सदन के नाम से जानते हैं। इससे पहले मैं ये बता रहा था कि मानते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बोला कि किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो वो हमारा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि राज्यसभा के प्रति। राज्यसभा में चाहे जितनी बहुमत आपके पास हो, राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इससे हमारे ना ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन हमारे एक प्रकार से बोले तो यहाँ पे बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी। प्रधानमंत्री अगर यहां से भी बनते हैं फिर भी हमको जो बहुमत प्राप्त करना होगा वो लोकसभा में ही प्राप्त करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह
ये हमारे प्रधानमंत्री थे, तो वो हमारे किस सदन के सदस्य थे? वो हमारे राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन प्रधानमंत्री जो भी हमारे मनमोहन सिंह हैं, ये किस पार्टी से थे? तो कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी को जो बहुमत प्राप्त हुआ था वो हमारे लोकसभा से प्राप्त हुआ था, ठीक है। अर्थात कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी बहुमत को सिद्ध किया और उनके जो हेड हैं हमारे अर्थात सोनिया गांधी जी, उन्होंने नाम दिया कि हमारे पार्टी की तरफ से जो भी हमारा प्रधानमंत्री का नेतृत्व करेंगे वो हमारे मनमोहन सिंह जी करेंगे। और मनमोहन सिंह जी उस समय कौन थे? यहाँ राज्यसभा के सदस्य थे। तो यहाँ के सदस्यों के द्वारा यहाँ पे नाम दिया गया और फाइनली मनमोहन सिंह को राज्यसभा से उठा करके लोकसभा में लाया गया और प्रधानमंत्री बना दिया गया, ठीक है। तो एक प्रकार से बोले तो यहाँ पे जो भी हमारे सदस्य होंगे बहुमत यहाँ पे सिद्ध करनी होगी और यहाँ से भी व्यक्ति चुन करके यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल में जब बहुमत प्राप्त होगी तो और एक नोट पॉइंट ये भी डालेंगे कि एक व्यक्ति लगातार एक ही समय में दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, किसी एक का ही सदस्य वह होगा, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का, ठीक है। इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में जो राज्यसभा में सांसद बैठते हैं उनको राज्यसभा ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। यानी राज्यसभा में जो एमपी बैठते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको राज्यसभा के सांसद और इनको लोकसभा के सांसद बोलते हैं। होते दोनों सांसद ही हैं, फर्क केवल इतना होता है कि एक लोकसभा में बैठता है और दूसरे हमारे राज्यसभा में बैठते हैं, ठीक है। इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। इसी के पश्चात में राज्यसभा वाले को हम शिक्षित व्यक्तियों का सदन बोल सकते हैं। यानी राज्यसभा में हमारे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति बैठते हैं और लोकसभा में पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं बैठते हैं। अब इससे क्या तात्पर्य हुआ? शिक्षित व्यक्तियों से तात्पर्य यह हुआ कि जो भी हमारे व्यक्ति होते हैं राज्यसभा में, जो भी हमारे मंत्री होते हैं, जो भी हमारे सांसद होते हैं, वो हमारे शिक्षित ज्यादा होते हैं। शिक्षित से तात्पर्य है, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्लास की स्टार्टिंग में कि अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं। खेल से रिलेटेड उसके विशेषज्ञ अलग, शिक्षा स्वास्थ्य या इस तरीके से जितने भी हमारे विशेषज्ञ आते हैं वो हमारे राज्यसभा में बैठते हैं। इसी कारणवश इसको हम शिक्षित लोगों का सदन या पढ़े लिखे लोगों का सदन भी बोल सकते हैं। और इसमें पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं क्योंकि जनता द्वारा वोटिंग होती है और जनता किस प्रकार के नेता का चुनाव करती है ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमको याद रखना है, शिक्षित लोगों का सदन। एंड इसको हम लोग द्वितीय सदन के नाम से जानते हैं, द्वितीय सदन। एंड इसको हम प्रथम सदन के नाम से जानते हैं, प्रथम सदन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहीं पे बहुमत सिद्ध होता है, यहीं से प्रधानमंत्री बनता है। इसी कारणवश इसको हम प्रथम सदन बोलते हैं और इसको हम द्वितीय सदन इसी कारण बोलते हैं कि यहाँ पे ना ही बहुमत सिद्ध करना है और ना ही यहाँ से प्रधानमंत्री बनेगा, तो इस कारणवश इसको हम द्वितीय सदन और इसको प्रथम सदन के नाम से भी जानते हैं। ये भंग हो जाती है, इस कारणवश इसको हम निम्न सदन बोलते हैं, निम्न सदन के नाम से जानते हैं। और ये भंग नहीं होती अर्थात ये स्थायी होती है, इसी कारणवश इसको हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। इतनी सारी बातें हमको क्या करनी है, याद रखनी है। किसी भी हाल में इन सारी चीजों को याद रखना, कंपैरिजन करते हुए चलना, तभी सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। बात करते हैं इसमें कुछ और बातों की जो कि लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड होगी, ठीक है। देखते हैं इसी में राज्यसभा के संदर्भ में, राज्यसभा में क्या बात करते हैं, राज्यसभा को हम लोग हाउस ऑफ लॉर्ड के नाम से जानते हैं।
और उसी में हम लोग लोकसभा को, इसको हम लोग हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जानते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, हाउस ऑफ एक प्रकार से बोले तो सीनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, सीनेट के नाम से जानते हैं। एंड इसको हम लोग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जानते हैं, रिप्रेजेंटेटिव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हम लोग नहीं, इसको ब्रिटेन वालों ने नाम दिया, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड जो नाम है राज्यसभा का, ये ब्रिटेन वालों का कहना है। और हाउस ऑफ सीनेट जो है ये नाम अमेरिका वालों ने दिया, किसको, राज्यसभा को। एंड इसी में ब्रिटेन वालों ने लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन के नाम से बोला, और वहीं पे लोकसभा को एक नाम और दिया अमेरिका वालों ने, जो कि बोला इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और इसी को इंडिया में हम लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमको क्या करनी है, याद रखनी है। हाउस ऑफ लॉर्ड से तात्पर्य यही है कि अर्थात बड़े बड़े लोगों का सदन, राजा महाराजाओं की तरह यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठते हैं, शिक्षित लोग बैठते हैं। इसी कारणवश ब्रिटेन वालों ने इनको या राज्यसभा को क्या नाम दिया, हाउस ऑफ लॉर्ड की संज्ञा दी, यानी भगवान की तरीके एक प्रकार से बोल सकते हैं, राजा महाराजाओं की तरह यहाँ पे लोग क्या होते हैं, बैठते हैं, बड़े बड़े लोग, ठीक है। इसी कारणवश ब्रिटेन वालों ने इनको क्या नाम दिया, हाउस ऑफ लॉर्ड। और हाउस ऑफ सीनेट के तौर पे भी अमेरिका वालों ने, यानी एक प्रकार से बोले तो अमेरिका में जो राज्यसभा है उसको हम सीनेट के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने नाम सुना होगा, कई बार कुछ ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपने कार्यकाल में सीनेट के तौर पे भी कार्य किया, ऐसा अध्ययन करने के लिए हमको मिलता है। तो ये वही सीनेट है, यानी इंडिया में इसको राज्यसभा बोलते हैं और अमेरिका में इसको सीनेट बोलते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला गया कि अमेरिका में इसको हाउस ऑफ सीनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन, यानी ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं, इंडिया में लोकसभा बोलते हैं। और इसको एक प्रकार से बोले अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और इसको इंडिया में लोकसभा के नाम से जानते हैं। रिप्रेजेंटेटिव से तात्पर्य यही है कि प्रतिनिधि, एक प्रकार से बोले जनता का प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि, एक प्रकार से लोकसभा से क्या तात्पर्य है, लोक मतलब जनता, सभा मतलब सदन, यानी एक प्रकार से जनता का सदन ही हमारा लोकसभा का सदन कहलाता है। और लोकसभा में जो सदस्य जाते हैं वो जनता के या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमारे ही जाते हैं। तो एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव, इसका तात्पर्य यही हुआ कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को ही हम क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड। एंड इसी में और सारी तमाम चीजें हैं, जैसे कि इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देख ही ली। इसमें हम लोग अगर बात करें तो जो हमारा प्रधानमंत्री होगा वो दोनों में से किसी में का भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो बैठेगा लोकसभा में ही। जब वोटिंग की आवश्यकता होगी तब वो राज्यसभा में पुनः आएगा और वोटिंग करने के पश्चात में पुनः वो लोकसभा में हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो एक प्रकार से बोले प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी में का भी हो सकता है, केवल और केवल बहुमत जो उसको प्राप्त होनी चाहिए वो लोकसभा से सिद्ध होनी चाहिए, ठीक है। और दोनों में मंत्री ही बैठते हैं, केवल लोकसभा में जो मंत्री बैठते हैं या जो सांसद बैठते हैं उनको लोकसभा के सांसद के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे जो बैठते हैं उनको राज्यसभा के सांसद के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल में इतनी सारी चीजें हमारी लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड याद रखनी होंगी। इसी में फिलहाल में एक प्रकार से और अगर हम बोलना चाहें तो इसी में कुछ हमारी लोकसभा की शक्तियां भी हैं और कुछ हमारी राज्यसभा की शक्तियां हैं। तो फिलहाल में उसकी हम फिर कभी क्लास अटेंड करेंगे, लेकिन देखते चलते हैं इसी में इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी होंगी लोकसभा और राज्यसभा से
रिलेटेड, ठीक है। बाकी इसके पश्चात में हम लोग जो नेक्स्ट क्लास अटेंड करेंगे वो अटेंड करेंगे हमारी, एक प्रकार से बोले तो अनुच्छेद 81 तक की बात कर ली। इसके आगे की चर्चा अनुच्छेद 82 की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी इसमें एक पॉइंट हमारा और बचता है लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड, वो ये है हमारा कि इसमें कुछ हमारे राज्यसभा की शक्तियां हैं, कुछ लोकसभा की शक्तियां हैं, कुछ निगेटिव शक्तियां हैं और कुछ पॉजिटिव शक्तियां हैं, दोनों में की, ठीक है। तो इसके लिए मतलब बेफिक्र रहिएगा, इसकी हम पुनः अलग से क्लास अटेंड करेंगे जिसमें सारी चीजों को हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए फिलहाल में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करें अगर क्लास अच्छी लगे तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।